अब भी एग्ज़ाम में इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य थे या 211। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% बच्चे पॉलिटी के इन्हीं ट्रैप में फंसकर अपने नंबर कटवा देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय निशा। आज के पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ में हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं रटेंगे, बल्कि इतिहास की कहानियों और जादुई ट्रिक के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय whom इन 1934। 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये रहे हमारे फैक्ट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे समझ लेते हैं हम। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए, संविधान सभा बनानी चाहिए। सेकेंड, एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 1935 में। 1940, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से भारत की इस मांग को मान लिया था और इसे हम अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर भी कहते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन भी हुआ था। सो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरची इन द प्रोविंसेस ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की थी? एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको बताना है ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की थी? और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। चलिए पहले हम थोड़ी इसकी कहानी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो डायरची द्वैध शासन का मतलब ही होता है दोहरा शासन, या फिर हम कह सकते हैं डबल रूल। अब ये काम कैसे किया है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 1919 के अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो प्रांतों के कामकाज को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला है आरक्षित विषय, जिसको हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है हस्तांतरित विषय, जिसको हम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते हैं। अब आरक्षित विषय के अंदर क्या क्या है? आरक्षित विषय के अंदर वो चीज़ें हैं जैसे कि पुलिस, न्याय, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा, वित्त, फाइनेंस। अब यह आरक्षित विषय किसके कंट्रोल में था? ये था अंग्रेज गवर्नर की कंट्रोल में। अब आते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, जिसको हम ट्रांसफर सब्जेक्ट कहते हैं, इसके अंदर इंक्लूड था शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो इसका पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने दे रखा था भारतीय मंत्रियों को। बट खेल तो यहीं पे है, उन्होंने भारतीय मंत्रियों को शिक्षा स्वास्थ्य सुधारने को तो कह दिया, लेकिन जो पैसा है वो अंग्रेज़ों ने तो आरक्षित लिस्ट में अपने पास रखा है, और बिना पैसे के काम कैसे होगा? सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अंग्रेजों की चालाकी है ये, राइट। सो इस सिस्टम का बहुत ही विरोध हुआ।
तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ये जो द्वैध शासन था, ये प्रांतों में ख़त्म कर दिया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। लेकिन इसी द्वैध शासन का जो फॉर्मूला मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है आरक्षित विषय केंद्र पे लगा दिया। अब केंद्र के जो विषय होंगे, केंद्र के जो कामकाज होंगे, उन्होंने अब उसे आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय में बांट दिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए 1919 के अधिनियम के तहत हमारे प्रांतों में द्वैध शासन लगा। राइट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Who was the chairman of the Union Power Committee, Constituent Assembly? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, JV कृपलानी। आपको बताना है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। इसका हम एक ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि संविधान सभा की बहुत सारी समितियाँ, बहुत सारी कमिटीज़ है, तो हम कैसे याद रखेंगे। तो चलो एक गोल्डन ट्रिक देख लेते हैं। संविधान सभा की जिस भी समिति में आपको दिख जाए संघ या संघीय, ये दो शब्द दिख जाए, संघ या संघीय, तो आप आंखें बंद करके आंसर टिक कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के तौर पे। बट अगर आपको समिति के नाम पे प्रांतीय दिख जाए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। सो ये ट्रिक आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? एसएससी MTS का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। थोड़ा इसके बारे में भी हम फैक्ट्स जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1773 का एक्ट तो था, लेकिन कोर्ट असल में कब बना है, 1 साल बाद बनकर तैयार हुआ है 1774 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर एलिजा एम्फे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल 4 जज थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंडरिटन बाय whom? भारत का मूल संविधान के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। एसएससी CGL का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, वसंत कृष्णन वैद्य। आपको बताना है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंडरिटन बाय whom? और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब इसके रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि संविधान को अपने हाथों से लिखा किसने है, कैलीग्राफी किसने की है, लिखा किसने है, तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था। राइट। जब नेहरू जी ने इनसे फीस पूछी थी कि आप कितने पैसे लोगे, कितना रुपया लोगे, तो बस उनकी एक यही शर्त थी कि हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वसंत कृष्णन वैद्य। प्रेम बिहारी जी ने जो कॉपी लिखी थी, जो वर्जन लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंग्लिश वर्जन में लिखा था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्जन में ही लिखा गया था। बट वसंत कृष्णन वैद्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने हिंदी कॉपी लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदी वर्जन वाला जो था वो कॉपी इन्होंने ही लिखी थी। तो संसद भवन की लाइब्रेरी में सिर्फ एक कॉपी नहीं बल्कि दोनों कॉपियाँ मौजूद हैं, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वर्जन वाली भी, और दोनों को अलग अलग हीलियम गैस के कांच के बक्सों में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान के पन्नों पर, आई मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ,
संविधान के पन्नों में देख सकते हैं आप, ये संविधान का पन्ने, इधर बाजू में बॉर्डर में डेकोरेशन हुई है, यहाँ पेंटिंग बना है। तो एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर संविधान के पन्नों पर जो खूबसूरत डिजाइन या जो डेकोरेशन आप देख सकते हैं वो किसने किया है, तो इसका आंसर आता है शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा जी ने किया है। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्जन किन्होंने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी वर्जन किसने लिखा है? वसंत कृष्णन वैद्य। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस है उसमें पेंटिंग, डेकोरेशन, बॉर्डर डेकोरेट करना, डेकोरेशन का पूरा काम किन्होंने किया है? कलाकार कहाँ के? शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा जी ने किया है। तो ये है इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कितने दिनों में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन? 180 डेज लगे उन्हें, 180 दिन लगे हैं, 303 निब लगी है पेन की और 254 बॉटल्स लगी है इंक की। क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बताना है कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया था? क्योंकि ये जो 3 लोग थे, ये ब्रिटेन की कैबिनेट जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल के बड़े मंत्री मिनिस्टर्स थे। कौन कौन वो 3 बड़े लोग थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। सो ये 3 बड़े मंत्री थे मंत्रिमंडल के। कहाँ के मंत्रिमंडल के? ब्रिटेन की कैबिनेट के। इसीलिए इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब इनका मिशन क्या था, इनका मकसद क्या था? कि भारत की आज़ादी के लिए रास्ता साफ करना। तो ये जब 3 लोग ब्रिटेन की सरकार ने जब इन्हें भेजा, कहाँ? दिल्ली भेजा। तो ये दिल्ली आए और ये हमारे बड़े बड़े उस टाइम के जो नेता थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये इनसे मिले। और इनका उद्देश्य क्या था, इनका एम क्या था? सबसे पहले तो संविधान सभा की गठन करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एम था कि आज़ादी तक देश चलाने के लिए टेम्पररी सरकार बनाना, अंतरिम सरकार बनाना। तो ये थे इनके 2 मेन इंपॉर्टेंट काम। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में है, बट हमारे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये आए थे 1947 में। इसीलिए हम कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। कैबिनेट मिशन के ये 3 इंपॉर्टेंट मेंबर थे। आप एग्जाम में कैसे याद रख सकते हो, ये है अपना ट्रिक स्पा। एस से आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पी से आते हैं पैथिक लॉरेंस, ए से आते हैं एवी अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये एग्जाम में पूछा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एक्ट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो नोन एज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। एसएससी एमटीएस का ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे लंदन में बैठे जॉन मॉर्ले भारत के सचिव थे और दिल्ली में बैठे लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इन्होंने ही धर्म के नाम पर चुनाव को बांटा था। सो लॉर्ड मिंटो ही है जिन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who headed the Provincial Constitutional Committee of the Constituent Assembly? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। अभी अभी हमने इसके रिलेटेड ट्रिक देखा था। आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। समिति के नाम पे यहाँ पे प्रांतीय आया है, संविधान सभा की समिति के नाम पे यहाँ पे प्रांतीय आया है। तो ट्रिक के हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए?
इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द सिंबल और सील, जिसको हम मोहर कहते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या था? आपके ऑप्शन से कमल, बाघ, हाथी, अशोक का सिंह, चतुर्मुख। अशोक का सिंह चतुर्मुख ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम है, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। बट आपको बताना है संविधान सभा का प्रतीक मोहर क्या था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। जब हमारे नेता बैठ के संविधान लिख रहे थे ना, तो उनके पेपर्स के ऊपर जो मोहर या हम कह सकते हैं स्टैंप लगती थी, उसमें हाथी छपा होता था और हाथी के अंदर भारत का नक्शा बना होता था। अब हाथी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हमारा संविधान इतना बड़ा, इतना विशाल था, इसीलिए हाथी, हाथी विशाल होता है ना, इसीलिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट हिस्टोरिक मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946? जैसा कि हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन हुई थी। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी पहली ऐतिहासिक बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। सो आपके ऑप्शन है 207, 211, 299, 389। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 211। इसके रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। टोटल सदस्य, टोटल मेंबर्स तो 389 थे, बट इसमें से सिर्फ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मीटिंग में? 211 लोगों ने। सो जो बचे हुए लोग थे ना, वो मुस्लिम लीग के थे। उन्होंने क्या किया? इस बैठक का बहिष्कार किया, हम कह सकते हैं बॉयकॉट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको अलग पाकिस्तान चाहिए था। सो टोटल मेंबर्स कितने थे? 389, बट अटेंड कितने लोगों ने किया? 211। तो किसने नहीं अटेंड? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन और कमेटी? भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो कानून था, वो किस आयोग या समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन, क्रिप्स कमीशन, कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। अब इसका थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं हम। अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारत के लिए उनको नया कानून बनाना था, नया संविधान बनाना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये कैसा होगा ये तय करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन से 7 लोगों की एक टीम भेजी। अब इस टीम के जो बॉस थे उनका नाम था जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया है साइमन कमीशन। अब भारतीय ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। अब क्यों किया? अब भारत के लिए कानून बना रहे ये लोग, तो इस 7 लोगों की टीम में इनको एक तो भारतीय रखना चाहिए था, बट उस टीम में एक भी भारतीय नहीं था, कोई इंडियंस था ही नहीं। सातों के सातों अंग्रेज थे, गोरे थे। इसीलिए इसलिए इतिहास में इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। तो साइमन कमीशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट कमीशन से। तो इसका बहुत ही विरोध हुआ, क्योंकि नियम जब हमारे लिए बना रहे हो, तुम इंडियंस के लिए बना रहे हो, तो हमारा इंसान, हमारे आदमी होने चाहिए ना। इसलिए भारतीयों को गुस्सा आ गया और इस साइमन कमीशन का हमने क्या किया, विरोध किया। हमने काला झंडा दिखाया और देश में नारे लगे, साइमन गो बैक के। बट इतना विरोध झेलने के बाद भी साइमन और उसकी टीम ने पूरे भारत का दौरा किया और वापस लंदन जाकर 1930 में एक अपनी बहुत बड़ी रिपोर्ट जमा की। और अंग्रेजों ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उस पर चर्चा की, उसमें थोड़े फेरबदल किए और एक नया कानून पास कर दिया, जिसे हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 का जो अधिनियम है, जो हमारा कानून है, वो किसके बाद बना है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद बना है। मतलब उस कमीशन के ऊपर बना, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके ऊपर हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का कानून बना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। वो वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अब हमें अध्यक्ष पूछा होता तो हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट क्वेश्चन में हमें पूछा है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन हुई थी, हमने अभी ये भी देखा, टोटल मेंबर्स 389 थे। अब इतने ज्यादा मेंबर्स को हैंडल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी 2-2 बनाए गए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए एंड बी, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। तो ये 2 लोग थे जो कि संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के
जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और हमने लास्ट सेशन में देखा था ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स है। लकी 7 से हमने याद भी किया था। सो अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था? अब टोटल 7 मेंबर्स का नाम याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको 7 मेंबर्स का नाम याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। थोड़ा इसके रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसा कि मैंने कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक इसमें मुस्लिम सदस्य भी थे, एक ही, केवल एक ही, तो नाम याद रह सकता है हमें, सिंपल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। तो 2 हमने मेंबर्स कवर कर लिया है, बचे हुए 5। अब बचे हुए 5 में आप ध्यान से देखेंगे तो इनके नाम में कृष्ण भगवान जी का नाम आता है। और एन गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल कृष्ण है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अगेन कृष्ण। डॉक्टर के एम मुंशी, के का फुल फॉर्म है यहाँ पे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, तो इनके नाम में भी कृष्ण भगवान का नाम आता है, कन्हैया। एंड माधव राव, माधव हमारे कृष्ण भगवान जी का नाम है। टी टी कृष्णमाचार्य, कृष्ण, अगेन कृष्ण। तो 5 मेंबर्स का नाम तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। कौन से ट्रिक है? उनके नाम में कृष्ण भगवान जी का नाम आता है। और अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे इसमें, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। तो ये थे टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम डाउन टू, जैसे कि हम जानते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 389। कैबिनेट मिशन के तहत जब हमारी संविधान सभा की गठन हुई थी तो टोटल उस टाइम मेंबर्स कितने थे? 389। बट क्वेश्चन में पूछा कि पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ, टोटल कुल संख्या कितनी रह गई, घटकर कितनी रह गई? तो आपके ऑप्शन है 289, 299, 389, 384। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 299। 389 टोटल मेंबर्स थे। टोटल मेंबर्स मीन्स ओरिजिनल सदस्य थे बिफोर पार्टीशन। सो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो वहां के नेता भी वहीं चले जाएंगे, इसीलिए 389 से घटकर संख्या कितनी रह गई? 299। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नंबर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 284। ये मेंबर्स, संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने सदस्यों ने संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हस्ताक्षर किए थे? 284 मेंबर्स ने किए थे। टोटल ओरिजिनल सदस्य कितने थे? 389। पार्टीशन के बाद घटकर कितने हो गए? 299। और 284 लोगों ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, which act is known as the blueprint of the Indian Constitution because maximum provisions were taken from it? किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि इससे अधिकतम प्रावधान लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, नेहरू रिपोर्ट 1928। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। हमने अभी अभी देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का कानून, साइमन कमीशन जब आई थी, उन्होंने जब अपना रिपोर्ट दिया था तो उनके रिपोर्ट में ही थोड़े बहुत चेंजेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब इसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है किसका? हमारे भारतीय संविधान का। क्यों? क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल संविधान है उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स है, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टोटल 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 अनुच्छेद थोड़े बहुत बदलाव करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। इसीलिए हम 1935 अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 सवाल, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नए ट्रिक्स सीखे होंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।